मैं विनोद कुमार सिंह मगध विश्वविद्यालय बिहार की ओर से टीएस कॉलेज हिसुआ नवादा के अंतर्गत हिंदी विभाग में आज हिंदी साहित्य के इतिहास पर चर्चा के लिए मैं आया। मित्रों, जो हम लोग बातचीत करके छोड़े हैं वो बातचीत छायावाद के अवसान पर हुई है। आप जानते हैं कि छायावाद का सूर्य धीरे धीरे अस्ताचल की ओर बढ़ा और अंतोगतवा छायावाद अपने चरम सीमा को प्राप्त करके और धीरे से समापन यानी समेट लिया अपने आप को। और उस काल के कवि, चाहे वो सूर्यकांत हो, चाहे वो बड़े रचनाकार रामधारी सिंह दिनकर हों, कोई भी हों, सब धीरे धीरे चीज़ों को छोड़ते हुए छायावाद के उस प्रवृत्तियों से हटते हुए और चीज़ों को दूसरे तरीके से देखने का प्रयास करने लगे। दूसरे तरीके से जब प्रयास करने लगे तो उस तरीके में आप देखेंगे कि स्थिति बदल गई। और स्थिति यूँ बदली कि छायावाद ने एक अलग तरीके से हालावाद को जन्म दिया। हालावाद जिसका मतलब ये होता है कि कुछ हल्ला गुल्ला तहलका करना और कुछ तहलका से कहने की शैली हो जाती है। लेकिन आप कह सकते हैं कि उसमें भी बच्चन का बहुत दर्द है। हरिवंश राय बच्चन बड़े रचनाकार हैं, उनका दर्द छुपा है। उस दर्द में आप देखेंगे, अगर मैं रो पाता तो रो देता, तारों की इस टूटन से, ऐसी रचनाएं वहाँ पर आने लगती हैं। और नवीन कहने लगते हैं, कभी तुम ऐसा तान सुनाओ जिससे उथल पुथल मच जाए। नवीन जैसे रचनाकार, जो बड़े रचनाकार हैं नवीन, वो कहते हैं कि कवियों को अब चाहिए कि कुछ ऐसा करें जिससे कि अब संसार में एक क्रांति छिड़ जाए, एक इस तरह का मुहिम छिड़े जिससे लोग जागरूक हों और लोगों को आगे बढ़ने और स्वतंत्रता के लिए कुछ कर गुजरने की तमन्ना आ जाए। आप जानते हैं कि वो दौर स्वतंत्रता आंदोलन का सबसे चरम सीमा का दौर है। 1936 में जब सरकार ये तय करती है कि नहीं, अब भारत सरकार के लोग जो हैं, जो भारत के अग्रणी श्रेणी के लोग बैठे हुए हैं, उन श्रेणी के लोगों से भी राय सलाह लेकर ही देश को आगे बढ़ाया जाए। ये अंग्रेज़ों का अपना एक मंतव्य है। आप जानते हैं कि इसके बाद ठीक 1936 के बाद जिन्ना का मांग पाकिस्तान का थोड़ा सा स्वर उभरने लगा, यानी प्रारंभ हो गया। आंदोलन कई प्रकार के शुरू हो गए। आप जानते हैं कि देश के लिए देश की क्रांति इस तरह से बढ़ी कि जनता एक दूसरे को जागरूक करने में लग गया। इतना ही नहीं, आप देखेंगे कि एक समय ऐसा आया जब गांधी की भी एकाग्रता भंग हुई, गांधी का संयम भी टूट गया। और गांधी 1942 में ठीक यही मुंबई, जिसका नाम बम्बई था, उस बम्बई, उस समय सिंध प्रांत के नाम से जाना जाता था बम्बई, और उस बम्बई में से ही उन्होंने आह्वान किया, डू एंड डाई, अब समय आया, करो या मरो। अब वो समय नहीं रहा कि हम केवल श्रद्धांजलि अर्पित करते रहें, नहीं, अब समय आया है कि हम कुछ कर गुजरें, चाहे ऐसी क्रांति करें या आंदोलन करें जिससे कि देश के जो अग्रणी लोग हैं, अर्थात अंग्रेज़ सरकार है, वो हिल जाए और उसे लगे कि नहीं, इस देश को अब आज़ाद करना ही अंतिम विकल्प है। वो दौर आज़ादी के बहुत ही ख़तरनाक दौर था, जिसमें कई तरह के ग्रुप बन गए, कई टूटन हुआ। आप जानते हैं कि इकबाल भी जिस समय कह रहे थे कि सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, वो 1939 में यानी 1939 में अपनी ये वक्तव्य को बदलते हुए कहने लगे कि सारे जहां से अच्छा पाकिस्तान हमारा। चीज़ें बदल रही थी। आप जानते हैं कि इनकलाब जिंदाबाद, ये नारा भी ठीक इसी दौर का नारा है। इस नारे ने पूरे देश को क्रांति पैदा की और हर किसी के लहू को गर्म करने का काम किया। आप जानते हैं कि इस दौर में जब बच्चन जैसे कवि कह रहे थे कि मैं चिल्लाऊं चीख चीख कर, कैसे कौन सुनेगा मेरी यह पुकार,
और फिर कहा जा रहा था कि एक तारा के टूट जाने से अंबर नहीं मरा करता। ऐसी रचनाएं जब प्रारंभ होती है तब आप देखते हैं कि छायावाद से हम थोड़ा हटने लगते हैं। कहा जाता है कि माना कि वह एक सितारा था, वो ठीक जग से सबसे प्यारा था, जग में वह सबसे प्यारा था, पर टूट गया तो टूट गया। ऐसी रचनाएं बच्चन जब करने लगे तो देश अंतिम चरण पे नहीं बल्कि शुरुआत करने लगा, और वह शुरुआत सकारात्मकता की थी, वह शुरुआत पॉजिटिव की थी। और जब पॉजिटिवपन हमारे अंदर आए, सकारात्मकता आ जाए, तो निश्चित रूप से हम थोड़े से कॉन्फिडेंस में, थोड़े से मतलब आप विशेष जोश में आकर किसी भी कार्य को करते हैं और वह कार्य सफलता की अंतिम सीमा को प्राप्त करती है। नतीजा यही हुआ कि छायावाद में जहां हम कविता या रचनाओं के माध्यम से रो रहे थे और ये कह रहे थे कि वो, क्योंकि वो गांधी का दौर था, उस समय कहा जा रहा था कि आंदोलन अहिंसक होना चाहिए, हिंसा नहीं होनी चाहिए। वो गांधी के दौर में आप बात कर रहे थे छायावाद में, लेकिन अब दौर गांधी भी अंतिम चरण पे थे और वो कह रहे थे कि डू एंड डाई, यानी कि चीज़ें बदल गई तो रचनाएं भी बदली। रचना में भी आप देखेंगे कि दिनकर को कुछ और कहना पड़ा, दिनकर भी अपनी बातें बदल दिए, और दिनकर तो बदले ही बदले। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जो इतने बड़े रचनाकार छायावाद के थे, उन्होंने भी अपनी रचनाओं को किसान, मजदूर और असहाय, कमज़ोर, दलित और जो निचले तबके के वो लोग जिनको कहा जाता था कि ये दबे कुचले लोग हैं, उन पे अपनी रचनाएं, जैसे चतुरी चमार उनकी रचनाएं हैं, आप पढ़े होंगे। सरोज स्मृति जो स्त्री पर एक बड़ी रचना मानी जाती है, आप देखते हैं कि किसान जैसे कविता सूर्यकांत जी करने लगते हैं। घर लौट कर आया किसान, वह शाम का मौसम पगडंडियों पर चलता हुआ, आप पढ़े हैं, आपके कोर्स में है, आप उसको देखिए। फिर आप तोड़ती पत्थर जो इलाहाबाद के गर्म धूप में स्त्री पर तोड़ती हुई पत्थर, गालों पर चलते हुए पसीने के वो बूंद सौंदर्यता को बढ़ाती है। अब देखिए, जहाँ छायावाद में चांद सौंदर्य का प्रतीक हुआ, गुलाब और कमल प्रतीक हुआ, वहाँ प्रतीक भी बदल गए, और प्रतीक में अब बदलाव आया। और क्या प्रतीक बना? तो प्रतीक आप देख रहे हैं कि काम करती हुई, जेठ की दोपहरी में पत्थर तोड़ती हुई स्त्री के ललाट से जो पसीने टपक रहे हैं और गालों पे आकर बूंद मोती की तरह छलक रहे हैं, वो मोती की छलकन सौंदर्य का एक प्रतीक बना। ये सूर्यकांत त्रिपाठी निराला कह रहे हैं। जहाँ सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जूही की कली में कली से सौंदर्य का तुलना करते हैं, वही निराला, मनुष्य वही है, लेकिन वक्त बदल गया, समय बदलता है, और उस बदलते हुए समय में व्यक्ति का वक्तव्य भी बदल जाता है। निराला भी बदल गए, और तब निराला कहने लगे कि वो बूंद से, जो पसीने की बूंद से टपक है, वो टपक जो गालों पर मोतियों की तरह झलक रहे हैं, और वो गाल भी ऐसा नहीं कि बहुत गोरे और बहुत सॉफ्ट, और वो गाल है जो इसको मखमली आप कह रहे हैं, नहीं, वो गाल सांवले हैं और वो गाल पर झुर्रियाँ हैं और उस पर एक सौंदर्य है। ये जो हालावाद है, यही हालावाद प्रगतिवाद में बदलेगा। मैं इस पर बातचीत करूंगा कि कैसे हालावाद प्रगतिवाद में बदला। ये थोड़ा इतिहास है।